सभी का स्वागत है। आप सभी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। तुलसीदास की रचनाएं। दोस्तों, तुलसीदास की 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, जिसमें से 6 अवधि में लिखी गई हैं और 6 ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं अवधि भाषा में लिखी हुई रचनाओं को। रामचरितमानस, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि किस रचना में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों पहली रचना है रामचरितमानस। इसमें राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन किया गया है। रामलला नहछू। दोस्तों नहछू का अर्थ होता है नाखूनों का काटा जाना। तो रामलला नहछू में राम जी के पैरों के नाखून काटे जाने का वर्णन किया गया है। राम आज्ञा प्रश्न, यह शुभ अशुभ विचारों के लिए रची गई है। पार्वती मंगल, पार्वती की तपस्या और विवाह का वर्णन है इसमें। और जानकी मंगल, जानकी मंगल में राम जी और लक्ष्मण जी का विश्वामित्र के साथ आश्रम जाना, उनके आश्रम की रक्षा करने के लिए, और स्वयंवर तथा विवाह और धनुष तोड़ना आदि का वर्णन किया गया है। फिर है बरवे रामायण। बरवे रामायण, इसमें बरवे छंदों में श्री राम जी की कथा कही गई है। तो दोस्तों अब हम ट्रिक देख लेते हैं अपनी। हमारी ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों, अवधि भाषा में जो रचनाएं लिखी गई हैं उसको हम इस तरह से रिलेट करके कर सकते हैं याद। दोस्तों देखो, राम जो हैं उनको हम अवधपुरी के राम भी कहते हैं। तो यहाँ पर है अवधि भाषा, तो यहाँ पर अवध से हम राम को रिलेट करेंगे और हो जाएगा अवधपुरी के राम जी। तो दोस्तों पहली रचना में भी राम है, दूसरी में भी राम है, तीसरे में भी राम है। तो इसका हम एक ग्रुप बना लेंगे और जितने भी राम हैं वो सारी अवधि भाषा में हो जाएंगे। फिर आगे देखिए दोस्तों, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो दोस्तों देखिए, पार्वती मंगल और जानकी मंगल का एक ग्रुप बना लेंगे। ये दोनों रचनाएं भी हमारी अवधि भाषा में हो जाएंगी। और नीचे दोस्तों बरवे रामायण बचा है, इसको हम इस तरह से याद करेंगे। दोस्तों देखिए, जब जैसे मैंने लिखा है इसी तरह से जब आप लोग लिख लेंगे ना, तो फिर आप लोगों को भी आसानी होगी इसको याद करने में। देखिए यहाँ पे बचा बरवे रामायण, तो हम बस माइंड में ये बैठा लेंगे कि इधर बरवे रामायण है और इस तरफ वैराग्य संदीपनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। और अब देख लेते हैं ब्रज भाषा में रचित रचनाएं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण हैं वो ब्रज में ही रहा करते थे, तो इसलिए ब्रज भाषा में जितनी भी रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। तो देखिए, पहला है श्री कृष्ण गीतावली, दूसरा गीतावली, दोहावली और कवितावली, फिर विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर वली है, यहाँ पर भी वली है, यहाँ पर भी वली है और यहाँ पर भी वली है। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी वली वाली जो रचनाएं हैं वो सारी हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और कृष्ण जी से रिलेटेड हैं। फिर लास्ट में हमारा बचा विनय पत्रिका। दोस्तों विनय पत्रिका है जो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, विनय पत्रिका किसने लिखी है, या विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों अब हम इसको इस तरह से याद करेंगे कि ये ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। देखिए, जैसे ऊपर श्री कृष्ण गीतावली है, गीतावली, दोहावली और कवितावली। तो ये जितनी भी रचनाएं की गई हैं उसमें हम इस तरह से बैठा लेंगे माइंड में कि विनय जो है वो हम श्री कृष्ण जी से इन सारी रचनाओं में कर रहे हैं, उनको हम पत्र लिख रहे हैं, उनसे हम विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, आगे है वैराग्य संदीपनी। दोस्तों वैराग्य का अर्थ होता है प्रेम राग से अलग होना, विलग होना। तो दोस्तों जो प्रेम है उससे अलग होना वैराग्य संदीपनी है। और वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विनय पत्रिका है, ये विनय पत्रिका तुलसीदास ने कालिदास से मुक्ति पाने के लिए रची थी। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक एक दो बार आप जब पढ़ लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा
हुआ है तो दोस्तों बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत, क्योंकि जब आपके सामने प्रश्न आएगा और ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने कवियों की ओर, जो हमारे छायावादी कवि हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली रचना है वो है झरना, तो इसलिए हमने इस ट्रिक में झरना को सबसे पहले रखा है और झरना से हम शुरू करेंगे। तो पहले हम अपनी ट्रिक पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, झरना के किनारे प्रेम पथिक आता है, कानन कुसुम में घूमता है और लहर को देखकर कामायनी के लिए आंसू बहाता है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रेम पथिक है इसका मतलब होता है प्रेम की राह पर चलने वाला। तो दोस्तों हम प्रेम पथिक को रिलेट कर लेंगे जयशंकर प्रसाद से। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि जो प्रेम पथिक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। दोस्तों इसमें जो ग्रीन कलर से लिखा है वो सारी रचनाएं हैं और जो ब्लैक कलर से लिखा है वो सारी ट्रिक्स हैं। दोस्तों देखिए, झरने के किनारे प्रेम पथिक है वो आते हैं, कानन कुसुम मतलब कि बाग बगीचे में वो घूमते हैं और जो झरना है उसी की लहर को देखकर उन्हें कामायनी की याद आ जाती है और फिर वो रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद करके ट्रिक को 2-3 बार पढ़ के इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी की। दोस्तों इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, उनकी रेखा चित्र हैं ये, ठीक है दोस्तों। देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, यह सभी मेरा परिवार है। दोस्तों जो अतीत के चलचित्र हैं, हम याद करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको समझा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। देखिए दोस्तों, अतीत जो होता है, अतीत का अर्थ होता है हमारा बीता हुआ कल। दोस्तों बीता हुआ जो कल होता है उसमें उसके जो चलचित्र हैं, जो उसकी तस्वीरें हैं जो हमारी आंखों के सामने घूमती रहती हैं, और स्मृति की रेखाएं, स्मृति यानी जो हमारी यादें हैं, जो हमारे अतीत की यादें हैं, उनकी रेखाएं हमारे मस्तिष्क पर अभी भी बनी हुई हैं। और जो उस समय के अतीत के जो हमारे साथी थे वो मतलब कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, ये सभी मेरा परिवार है। इसको परिवार मान के महादेवी वर्मा मान लीजिए, अपना परिवार मान रही हैं उनको, और इसकी रचना उन्होंने इसी प्रकार की है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होंगी। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक और बनाएं तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तथा नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें।